हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। और आज मैं आप लोगों से एकदम एक नए टॉपिक की ओर आप लोगों को ले चल रहा हूं, क्योंकि मैंने अनाउंस किया है कुछ चीज़ों को, कुछ बैचेस अनाउंस किया है मैंने, जो कि 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उन्हीं बैचेस को ध्यान में रख करके मैं एक नए टॉपिक पर आज आपको कुछ देने वाला हूं, जो कि सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ है और टॉपिक है भूगोल से। इसमें चूँकि 1 to 5 में भी यदि आप पढ़ते हैं, 1 to 5 की भी तैयारी कर रहे हैं जेटेट में, तो भी आपको एक चैप्टर पढ़ना, एक टॉपिक पढ़ना है जल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, स्थल मंडल के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे वायुमंडल के बारे में। और ये जो टॉपिक है वो 6 to 8 के एसएसटी में भी शामिल है, टीजीटी ज्योग्राफी में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, पर आज वीडियो में बताऊँगा। और ये इम्पॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन यहाँ से आते भी रहे हैं एग्ज़ामों में, कई सारे एग्ज़ामों में। आप यदि देखें पिछले साल के परीक्षाओं को, तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर, कुछ एक नए क्वेश्चन ज़रूर रहता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। इसीलिए ध्यान में रखेंगे इस चीज़ों को। और मैं इसलिए भी ये वीडियो ला रहा हूँ, ये वीडियो आपको दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग ये जज कर सके कि जो मैं अनाउंस किया हूँ कि आप लोगों को टीजीटी ज्योग्राफी का भी क्लास दूंगा, 6 to 8 में एसएसटी का क्लास दूंगा, और 1 to 5 का लगभग सभी सेक्शन में आपको दूंगा। रीजनल लैंग्वेज में एकमात्र खोटा का क्लास मैं दे पाऊँगा, बाकी अन्य नहीं दे पाऊँगा। तो उन सब में कि आपको तो पता नहीं कि मैं टीजीटी पढ़ाऊँगा तो वो कैसे पढ़ाऊँगा, कैसा उसका स्टैंडर्ड रहेगा। तो उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ, हमको यहाँ ये स्टैंडर्ड मिलने वाला है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज ये टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपको मालूम ही होगा कि 15 दिसंबर से 3 बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि एक होगा 1 to 5 के लिए, एक होगा 6 to 8 के लिए, जिसमें कि सिर्फ एसएसटी का क्लास में एसएसटी का ही तैयारी करवाऊंगा। अन्य सेक्शन भी साथ में रहेंगे, लेकिन एसएसटी ही रहेंगे। लैंग्वेज का मैं नहीं करवा पाऊंगा और ना ही साइंस मैथ का, क्योंकि कोई और टीचर को अपॉइंट कर पाना, अपने साथ में लाना बड़ा मुश्किल होता है। आप जानते ही होंगे कि कोई भी टीचर 5-10 हज़ार रुपया में आना ही नहीं चाहता। तो चूँकि फ़ी इतना कम मैं रख रहा हूँ, तो उस फ़ी के अंदर में दूसरे टीचर्स को हायर कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने यहाँ आपको जो मैं पढ़ा सकता हूँ, जो मैं आपको अच्छे तरीके से दे सकता हूँ, मैं बस उसी पर फोकस्ड हूँ। मैं उन्हीं सब चीज़ों को आपको दूंगा। रही बात 1 to 5 में मैथ और इंग्लिश का, तो मैथ और इंग्लिश के लिए मैंने शिक्षक से बात किया हुआ है। वो 1 to 5 के मैथ और इंग्लिश के लिए आपको ज़रूर आपके साथ आएंगे और अपना जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे। रही बात जो मैंने आपको फ़ी बताया है, वो फ़ी और ड्यूरेशन जो टाइमिंग का है वो लगभग है दिया हुआ है। आप यदि नहीं देखे हैं तो वो पोस्टर टाइप का है, कम्युनिटी में, मेरे चैनल का कम्युनिटी में जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक है वायुमंडल। ठीक है, क्या है वायुमंडल, जिसको कि अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर बोला जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वायुमंडल है क्या। तो वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का एक आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। अब यहाँ ये समझने लायक है कि पृथ्वी से 100 मीटर ऊंचा उठ जाए तो भी, और पृथ्वी से 1000 मीटर उठ जाए तो भी, यानी कि पृथ्वी से लेकर के हज़ारों मीटर ऊंचाई तक के जो वायु मिलती है, उन सभी चीज़ों आवरण को, जो कि पृथ्वी को घेरे हुए है, उस आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ डिफिनेशन में जो किताबी भाषा के रूप में होता है, जो किताबी नॉलेज के रूप में है, उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या लिखा। प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकीय जीवमंडल के महत्वपूर्ण संघटक, प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकीय जीवमंडल के महत्वपूर्ण संघटक
जो पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण के रूप में पाया जाता है वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं वायुमंडल के संघटक के रूप में, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर के रूप में। तो कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर को मेनली 3 भागों में बांटा जा सकता है। मेनली 3 भाग में बांटा जा सकता है। एक है गैस, दूसरा एरोसॉल और तीसरा जल वाष्प। अब 3 संघटक तत्व में यदि हम बांटते हैं तो जब हम गैस कहते हैं तो गैस में कई सारे गैसेस आते हैं और इन सारे गैसों में हर एक गैसों का जो रेशियो है वो अलग अलग है। और जब अलग अलग है तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि कौन सा गैस का कितना परसेंटेज वायुमंडल में मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है। कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो इसलिए यहाँ आपको फोकस करना है, हर एक जो गैस है, जो इम्पॉर्टेंट गैसेज हैं उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या आपको याद रखना है, ये देखिए। सबसे पहले गैस में आते हैं तो गैस में क्या क्या है, तो गैस में 2 प्रकार के गैसेस मिलते हैं। एक होते हैं परमानेंट गैसेस यानी कि अस्थाई गैसेस, और एक होते हैं टेम्पररी, यानी कि टेम्पररी कहने का मतलब है कि परिवर्तनशील गैसें। ठीक है, अब परिवर्तनशील गैसों का जो मतलब कह सके टॉपिक है या ये टर्म है, इसको समझना। परिवर्तनशील गैसों का मतलब है कि ये परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से ख़त्म हो जाएंगे या एकदम से बढ़ जाएंगे, 0 से 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि इनका जो रेशियो है वो कहीं कहीं घटता है, कहीं बढ़ता है, लेयर कभी कहीं मोटा हो जाता है, कभी पतला होता है, ये चीज़ है। इस चीज़ के कारण से इनको परिवर्तनशील कहा जाता है और सामान्यतः ये हल्की होती है। ठीक है, सामान्यतः ये हल्की गैसेज होती है और लगभग वायुमंडल के ऊपरी सतह में ये पाई जाती है, यानी कि पृथ्वी से सटे हुए जो वायुमंडलीय परतें हैं उनके दरमियान ये बहुत कम पाई जाती हैं। अब इसमें से देखते हैं दूसरे, आपको बताया तो अस्थाई गैस कौन कौन सा है, 2-3 का नाम आप याद रख लीजिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जो है वो अस्थाई गैस है। आपको इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन अस्थाई गैस नहीं है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अस्थाई गैस नहीं है। ठीक है, तो अस्थाई गैस कौन कौन सा है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। ठीक है, ये अस्थाई गैस है। उसके बाद टेम्पररी गैस कौन कौन सा है, तो टेम्पररी में बाकी सबको ले लीजिए। हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, CO2 हो गया, जलवाष्प हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या किस में आएंगे, तो परिवर्तनशील में। नेक्स्ट जो है वो है एरोसॉल। एरोसॉल जो है उसमें यदि आप कहें तो एरोसॉल किसको कहा जाता है, तो एरोसॉल जो है उस कहा जाता है निलंबित जो पार्टिकल्स होते हैं, जिसको कि आप ऐसे देख नहीं सकते, नंगी आंखों से देख नहीं सकते, वो निलंबित पार्टिकल्स जो होते हैं, कण जो होते हैं, उन कणों एवं लिक्विड पदार्थ जो वायु में तैरते रहते हैं वायुमंडल में, उन दोनों का मिक्सचर जब होता है तो उस मिक्सचर को कहा जाता है एरोसॉल। ठीक है, उस मिक्सचर को एरोसॉल कहा जाता है। आप ये कहेंगे एरोसॉल का एक एग्जाम्पल माना जाता है दूध को। ठीक है, तो खैर उतना नहीं जाते हैं, आप ये समझ लीजिए वो साइंस का टॉपिक है। हम यहाँ सिर्फ ये याद रखते हैं कि एरोसॉल भी पाया जाता है वायुमंडल में। ठीक है, अब ये एरोसॉल की क्वांटिटी जो है वो भी घटती रहती है, वो भी बढ़ती रहती है। एरोसॉल में कौन कौन से होते हैं, जैसे आप खेत में हल चलाया जा रहा है तो देखते होंगे कि डस्ट उड़ता है, वो एरोसॉल का एरोसॉल बन सकता है। देखते होंगे कि यदि बहुत ज़्यादा डस्ट दिख रहा है तो बाहर उससे पार की चीज़ों को देख पाना मुश्किल होता है। या फिर जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद जब कुछ समय जब उससे उद्गार ज्वाला जो है वो निकलना बंद हो जाता है तो गैसेज निकलते हैं, धूलकण निकलते हैं, वो धूलकण एरोसॉल कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को आप समझिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ इस तरह कहीं से भी इससे बना करके पूछ सकता है। नेक्स्ट जो तीसरा तत्व है, जैसे जो बोले थे कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज 3। फर्स्ट इज गैस, सेकेंड इज एरोसॉल एंड थर्ड इज वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प। ठीक है, तो जल वाष्प जो है वो क्या है, तो जल वाष्प जल का गैसीय रूप है। जल वाष्प जल का गैसीय रूप है।
यदि आप टीजीटी का तो ये सब तो आपको आसान है, लेकिन जो नए हैं जो ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए एक एक चीज़ को समझना है। इसीलिए मैंने उन सारी चीज़ों को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, बिगनर हैं, या टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए जो नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये आसान होगा। ठीक है, तो जलवाष्प क्या है? ये गैसीय रूप है जल का। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जलवाष्प की मात्रा पृथ्वी पर किस जगह पर सबसे अधिक होती है? ऑप्शन रहेगा ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो यहाँ आप याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब क्यों होती है ये भी आप रीजनिंग माइंड में अपना दौड़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर जो होता है वो ज़्यादा आएगा। तो ये आप निकल सकते हैं, ध्रुवों पर ये चीज़ तो कम होगा, तो ये आप लॉजिक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वाटर वेपर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो वाटर वेपर सबसे ज़्यादा इक्वेटर लाइन पर होगा, विषुवत रेखा पर होगा, या भूमध्य रेखा कह सकते हैं आप। नेक्स्ट इसके बाद है कि एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट्स, कौन सा गैस का कितना परसेंटेज पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, वो आप याद रखिए। जैसे भारी गैसों को एक साइड मैंने रखा है और हल्की गैसों को एक साइड मैंने रखा है। भारी गैसों में मैंने शामिल किया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 और हाइड्रोजन को, और इन सारे का मैं आपको रेशियो बता रहे हैं। नाइट्रोजन लगभग 78.03% है, 78.03% नाइट्रोजन है, 20.99% जो है वो ऑक्सीजन है, 20.99% ऑक्सीजन है। उसके बाद 0.93% आर्गन है, 0.03% CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद 0.01% है हाइड्रोजन। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.93%, CO2 इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड हाइड्रोजन 0.01%। ये यदि हम इन पाँचों का यदि हम टोटल निकालेंगे तो ये 99.97% आ जाता है, यानी कि 0.03% अन्य गैसेज है। बाकी यही 5 गैसेज जो हैं वो 99.97% तक है। ठीक है, उसके बाद अन्य जो गैसेज हैं, जो हल्की गैसें हैं, हल्की गैसों को भी आप देख लें। इसमें 3-4 को मैंने कलेक्ट किया है। जैसे नियॉन है 0.018% है, हीलियम 0.0005% है, उसके बाद क्रिप्टॉन 0.0001% है, और जेनॉन जो है 0.000005%, यानी कि 5 0 के पॉइंट के बाद 505। ठीक है, ये परसेंटेज है। अब यहाँ से आप एक चीज़ और याद कर लीजिए, यदि आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। आपका एक होमवर्क भी हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। आप इसमें से याद कर लीजिए कि नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, CO2 की खोज किसने की थी, आर्गन की खोज किसने की थी। ये सारे तत्वों के खोजकर्ताओं को नाम याद रख लें। ठीक है, और जब ये खोजकर्ताओं को नाम आप याद रखेंगे तो उसी दौरान जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस दौरान आपको मिलेंगे क्योटो प्रोटोकॉल और आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन से जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली में ये हुआ था क्या कि 1997 में विश्व के कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो एक जगह पर बैठे, जो कि क्योटो जगह था। उस जगह पर इन्होंने कार्बन के इमिशन पर, कार्बन के उत्सर्जन पर कुछ कमी करने के लिए एक कमिटी बनाई कि अन्य देश जो कार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं उनको
रोकें ताकि कार्बन की CO2 का जो परसेंटेज है वो कम हो। तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया वही क्योटो प्रोटोकॉल है। आपको ये याद रखना कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से जुड़ा हुआ है। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन गैस से जुड़ा हुआ है, ओजोन लेयर से जुड़ा हुआ, ओजोन परत से जुड़ा हुआ है। चूँकि ओजोन परत का क्षय हो रहा है स्पेशली CFC के कारण से। CFC इट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसके कारण से ओजोन परत का क्षय होने के कारण से लगभग 1987 में एक मीटिंग होती है यहाँ मॉन्ट्रियल में, जो कि कनाडा में है। इस जगह पर एक मीटिंग होती है और उसमें से जो प्रोविज़न लागू किए जाते हैं उस प्रोविज़न्स को, उस मीटिंग के जो एजेंडा होते हैं उस एजेंडे को कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये पालन करना होता है हर एक देशों को, ताकि ओजोन गैस का, ओजोन लेयर का, ओजोन परत का जो है वो क्षरण कम हो। आप कहेंगे सर ओजोन परत का क्षरण से मतलब क्या है, ये आगे बताएंगे, जब एक एक करके बताएंगे। अभी यहीं इसी चीज़ का चर्चा करने से फिर हम दिशा से भटक जाएंगे, ठीक है, आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ ये याद रखिएगा, तो ओजोन का फॉर्मूला याद रखिएगा। यदि साइंस से 1 to 5 से जुड़े हुए हैं तो SST से जुड़े हुए तो जल्दी पूछने का चांसेस नहीं है। ओजोन का जो है जैसे संकेत जो है वो याद रखिएगा। जैसे ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है O2, उस कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत क्या होता है CO2। तो ये सब भी आप याद रखते जाएं, ठीक है। ओजोन का याद रखिएगा O3। अब इसके बाद देखते हैं कि एक क्वेश्चन आया हुआ था जो मैं यहाँ कलेक्ट करके आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये आया था कि वायुमंडल में अक्रिय गैसों का कितना % योगदान है। तो यहाँ आपको एज ए ऑब्जेक्टिव अप्रोच के रूप में, यानी कि वन लाइनर अप्रोच के रूप में मैं एक डाटा आपको दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा कि अक्रिय गैसों का योगदान वायुमंडल में 0.9347% है। 0.9347%। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा अक्रिय गैस है, वो है आर्गन। 0.09 आपको बताए थे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि अक्रिय गैस कौन है। तो मैं चूँकि चूँकि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो इस चीज़ को अभी मैं नहीं छेड़ूंगा, आपको बताऊंगा अक्रिय गैस के बारे में जब साइंस के बारे में पढ़ेंगे हम 1 to 5 के सेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए, नहीं तो आप देख लीजिए, यदि आपको जानकारी नहीं होती है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, या किताब आप देख लीजिए, ठीक है, अक्रिय गैस के बारे में। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि वायुमंडल का स्ट्रक्चर क्या है। अभी तक हम जो देख रहे थे वो कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर देख रहे थे, यानी कि वायुमंडल के संगठन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, ये हमने देखा। अब वायुमंडल का संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये हम देखेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है, तो सब मेनली इसमें ध्यान रखना है कि वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती है। और जो फर्स्ट टाइप की परतें आपको मैं बताने वाला हूँ उसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। यहाँ आप ये ध्यान में रखिएगा कि वायुमंडल के परतों को 2 आधार पर बांटा गया है। एक है तापक्रम के आधार पर, यानी कि तापीय विशेषताओं के आधार पर, और दूसरा है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। तो ज़्यादातर जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो तापीय विशेषताओं पर जो डिवीज़न किया गया है एटमॉस्फेयर का, यानी कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, वो जो डिवीज़न है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो है वो है केमिकल बोल रहे हैं, रासायनिक दृष्टि से, यानी कि रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा इसमें, इस टॉपिक में। फिलहाल अभी देखते हैं वायुमंडल की संरचना ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी तापीय विशेषताओं के आधार पर। तो तापीय विशेषताओं के आधार पर जो इसको बांटा गया है वो इंग्लिश वाला टर्म्स को आप याद रखिएगा। मैं सजेस्ट करूंगा इंग्लिश वाले टर्म्स को याद करने, क्योंकि हिंदी वाले टर्म्स में नाम कभी कभी चेंज करके बता देता है, और नाम चेंज करके बताता है तो हम लोग एक नाम याद करके जाते हैं, वहाँ कन्फ्यूजन होता है। लेकिन इंग्लिश का नाम को वो चेंज नहीं करता, इंग्लिश में एक ही बोला जाता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि याद रखिए इंग्लिश टर्म को। तो सबसे पहला जो टर्म है वो ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर,
तीसरा मीसोस्फेयर, चौथा आयनोस्फेयर और पांचवा एक्सोस्फेयर। पहला ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मीसोस्फेयर, चौथा आयनोस्फेयर, पांचवा एक्सोस्फेयर। अब इसको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं उसको हम आपको बता रहे हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। ठीक है, ये आपका 5 प्रकार के 5 स्तरों में 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये अकॉर्डिंग टू हाइट है, पृथ्वी से ऊपर की ओर हाइट की ओर जाते हुए ये अकॉर्डिंग टू हाइट डिवीज़न किया गया है। अलग अलग विशेषताएं अलग अलग स्तरों में पाई जाती हैं। उन विशेषताओं को हम ध्यान में देखेंगे और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर, स्पेशली तापमान के आधार पर इसको डिवीज़न किया गया है। अन्य विशेषताएं तो हैं ही, लेकिन इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। तो आप देखिए, पहला जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इट मीन्स क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल को क्या क्या कहा जाता है, ये देखिए, हिंदी का वर्ड देखिएगा। क्षोभ मंडल को विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है, इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, अब इसको संवहन स्तर भी कहा जाता है। तो इसके कारण से, नामों के कारण से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप याद रखिए इसका अंग्रेजी यानी कि ट्रोपोस्फेयर। अब जब ट्रोपोस्फेयर आप याद रखते हैं तो इसको एक और याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपस, TROPOS। ट्रोपस जो है वो ग्रीक शब्द है, लैटिन ग्रीक शब्द है, और इसका मतलब होता है क्या, तो टर्बुलेंस या मिक्सचर। मिक्सचर कहें या टर्बुलेंस कहें, मिक्सचर यानी कि मिश्रण, या टर्बुलेंस कहें मतलब एक विक्षोभ। तो इसलिए इसको विक्षोभ मंडल कहा जाता है, क्योंकि यह हमेशा यहाँ परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। विक्षोभ उत्पन्न होता है, एक हमेशा कह सकते हैं कि विक्षोभ के साथ भंवर चलता है, और इसके कारण से इन भंवर चलने के कारण एक संवहन उत्पन्न होता है, और इसीलिए इसको संवहन स्तर भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए क्या क्या इसको कहा जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर में ध्यान रखिएगा एक और वर्ड को, कि ट्रोपोस्फेयर का जो नाम है ट्रोपोस्फेयर, उसका सबसे पहला उपयोग जो किया था वो वैज्ञानिक का नाम है टीजरेंस डी बोर्ट। टीजरेंस डी बोर्ट। ठीक है, टीजरेंस डी बोर्ट उस वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने ट्रोपोस्फेयर नाम दिया था क्षोभ मंडल को। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं को देखते हैं और इसको एक एक करके, जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसी को कलेक्ट किया है, चाहे आप TGT में बैठ रहे हो, चाहे आप 6 to 8 में बैठ रहे हो, ये सारी चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा। ट्रोपस मतलब मिक्सिंग या टर्बुलेंस, ये इसको विक्षोभ कहते हैं हिंदी में, इसीलिए इसको विक्षोभ होने के कारण से इसको विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। विक्षोभ एवं भंवर के कारण इसे संवहनीय परत भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, जलवायु की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, और हर एक मौसमी घटनाएं जो है वो इसी मंडल में होता है, इसी डिवीज़न में होता है। एटमॉस्फेरिक जो डिवीज़न किया गया इसी डिवीज़न में किया जाता है, और यह पृथ्वी से सटा हुआ, इसका मतलब वायुमंडल के सबसे निचली परत यह है। ठीक है, पृथ्वी से सटी हुई परत यही है, और सब वायुमंडल की सबसे निचली परत यह है। सबसे ज़्यादा घटनाएं, मौसमी घटनाएं भी इसी में होती है, यानी मौसमी घटनाएं इसी में होती ही हैं। उसके बाद यदि कहें कि समस्त गैसीय द्रव्यमान का, जो जितना वायुमंडल में जो यदि एक डेंसिटी निकाला जाए, द्रव्यमान निकाला जाए पूरे वायुमंडल का, तो उसका 75% में हिस्सा जो है वो इसी एरिया में मिलता है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो इसका मोटाई के बारे में बात करें तो इसका एवरेज मोटाई जो है वो 13 किलोमीटर है। लेकिन यदि देखिएगा इसके बारे में तो सबसे ज़्यादा मोटाई जो है वो विषुवत रेखा पर है, और सबसे कम मोटाई जो है वो है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर ये लगभग 8 किलोमीटर के लगभग में है, जबकि यह विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर के लगभग है। ये वैरी कर सकता है, आपको 6 किलोमीटर भी हो सकता है ध्रुवों पर, और इधर 18 हो सकता है, 15 किलोमीटर भी हो सकता है, यह बढ़ भी सकता है, ये वैरी कर सकता है। लगभग आपको बता रहे हैं कि एवरेज बता रहे हैं कि इक्वेटर लाइन पर ये लगभग 18 किलोमीटर होता है, 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, जबकि यदि ध्रुवों पर इसको देखें तो ध्रुवों पर ये लगभग 8 किलोमीटर के लगभग भी इसकी ऊंचाई देखी जाती है।
अब इसके साथ साथ देखेंगे इससे आगे का टॉपिक, तो इसमें आगे जो सब महत्वपूर्ण जो है वो क्वेश्चन पूछा है कई बार कि इसमें हर एक 165 मीटर ऊंचाई जाने पर, हर 165 डिग्री ऊंचाई जाने पर इसमें 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है, जिसको कि तापमान का ह्रास कहा जाता है। ठीक है, तापमान का ह्रास कहा जाता है 1 डिग्री सेल्सियस। कितना? तो हर एक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक जगह आता है जिसको कि ट्रोपोपॉज कहा जाता है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का जो लेयर है, जो दोनों का संक्रमण पेटी है, यानी कि दोनों को मिलाने वाला जो लेयर है, जैसे हम इसको देखें कि यहाँ एक परत है, ठीक है, ये एक परत है और इसके ऊपर जो है वो है कौन सा? समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, और इसके नीचे जो है वो है कौन? तो क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये जो मोटा वाला पार्ट है, यानी ये वाला जो लेयर है जो ये दोनों के बीच में आ रहा है, इसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज। अब ट्रोपोपॉज का मतलब समझ लीजिएगा। ट्रोपस मतलब आपको बोले कि परिवर्तन होना, चेंज होना, विक्षोभ होना, और ट्रोपोपॉज मतलब विक्षोभ का पॉज हो जाना, यानी कि रुक जाना। जहाँ विक्षोभ ये खत्म हो जाता है उस लेयर को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ठीक है, ट्रोपोपॉज कहा जाता है। अब इसका मोटाई जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, और यह मोटाई सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर मिलती है, जबकि इसकी मोटाई सबसे कम विषुवत रेखा पर मिलती है। ध्यान में रखिएगा कि उल्टा है, क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ है? विषुवत रेखा पर, जबकि ट्रोपोपॉज का जो मोटाई है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? ध्रुवों पर। ठीक है, ये रहा आज के लिए। इसके आगे का वीडियो में इसके बाद का टॉपिक को भी आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे इससे आगे का टॉपिक में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।